पेश खिदमत है कहानी सजाए मासूमियत। इस साल तो सर्दियां जाने का नाम ही नहीं ले रही थीं। फरवरी का महीना अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला था, मगर अभी तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। रात भर रगों में खून मुंजमद कर देने वाली हवाएं शोर मचाती रहती। दिन में भी धूप बस बराए नाम ही देखने को मिलती थी। उस पर बारिशों का जोर। जनवरी में शुरू होने वाली बरसात का सिलसिला अभी तक जारी था। उस रोज भी सुबह ही से वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी हो रही थी। जरा सी देर के लिए बारिश रुकती तो ठंडी ठार हवाएं जिस्म को छेदने लगती। मैं थाने तक पहुंचते पहुंचते खासा भीग चुका था। अपने कमरे की तरफ जाते हुए मैंने बरामदे में कुछ लोगों को बैठे हुए देखा। मुझे देखते ही वो उठकर खड़े हो गए। मैंने एक सरसरी निगाह उन पर डाली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर के बाद एक कांस्टेबल ने अंदर आकर मुझे सलूट किया और बताया, मलक साहब, छोटे चौधरी साहब खासी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन छोटा चौधरी? मैंने इस्तफसार किया। कांस्टेबल ने जवाब दिया, वड्डे चौधरी हक नवाज का पुत्र जी, चौधरी रब नवाज। किसी कुड़ी के अगवा शगवा का मामला है जनाब। ठीक है, मैंने कहा, उन्हें अभी वहीं बिठाओ, मैं 10 मिनट बाद खुद ही बुला लूंगा। कांस्टेबल चला गया तो मैंने अपना भीगा हुआ यूनिफॉर्म तब्दील किया। ऐसे नाजुक मौके ही के लिए मैंने एक यूनिफॉर्म थाने में रख छोड़ा था ताकि बवक्ते जरूरत काम आ सके। सावन भादों में तो अक्सर उसकी जरूरत पड़ती ही रहती थी। मैं तैयार होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया तो कांस्टेबल से कहकर बाहर बरामदे में बैठे हुए लोगों को अंदर बुला लिया। वो कुल 4 अफराद थे। चौधरी रब नवाज उनमें नुमाया नजर आ रहा था। उसने कलफ लगा कुर्ता शलवार पहन रखा था। कड़कड़ाते हुए कुर्ते के ऊपर स्याह वास्कट उसकी चौधराहट का मुंह बोलता सबूत थी। पाँव में तिल्लेदार खुस्सा और कंधे पर रंगीन पटका। उसने कुर्ते की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ा रखी थी। हालांकि अच्छी खासी सर्दी थी, मगर उसकी रगों में तो जवान खून दौड़ रहा था, और जवानी दीवानी होती है। चौधरी रब नवाज की उम्र लगभग 24 साल थी। उसे बिला मुबालगा गबरू जवान कहा जा सकता था। वो बाएं हाथ से मुसलसल अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। उसके चेहरे पर नुमाया चीज उसकी मूंछें और बाएं गाल पर एक स्याह मस्सा था। छोटे चौधरी के साथ दीगर 3 अफराद में से एक उधेड़ उम्र शख्स था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम रहमत अली था। रहमत अली के साथ उसकी बीवी बशीरा और बेटा नजीर अहमद भी थे। नजीर अहमद कमोबेश 20 साल का एक पिस्ता कद नौजवान था। उसके चेहरे से बरहमी अयान थी। वो चारों मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया और उनकी आमद का मकसद पूछा। मुझे कांस्टेबल की ज़बानी मालूम हो चुका था कि किसी अगवा वगैरह का मामला है, मगर मैं सब कुछ उनकी जुबान से सुनना चाहता था। मलक साहब, राइयों के लड़के ने रहमत अली की लड़की को अगवा कर लिया है, रब नवाज ने कहा। हम अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। मैंने परेशान सूरत रहमत अली की तरफ देखा। क्या नाम है तुम्हारी लड़की का? परवीन, रहमत अली ने जवाब दिया, मगर सब उसे पीनो कहते हैं। वो कब से लापता है? कल शाम से जी, रहमत अली की बजाय उसकी बीवी बशीरा ने जवाब दिया। मैंने तो रो रो के अपनी आंखें अंधी कर ली हैं जी। थानेदार साहब, मेरी पीनो को जल्दी ढूंढे जी, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बशीरा ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। मैंने तसल्लियामेज लहजे में कहा, हौसला करो बीबी, हम तुम्हारी बच्ची को ढूंढने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। रहमत अली ने कहा, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा जनाब। मेरी जवान धी अचानक गायब हो गई। वो जी गायब कहाँ हुई होगी मलक साहब? चौधरी रब नवाज ने कहा, ये तो सीधा सीधा अगवा का केस है जनाब। ये सारी कार्रवाई राइयों के लड़के साजिद ने ही डाली है। मैं साजिद के टोटे कर दूंगा। नजीर अहमद उर्फ जीरा ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ मैली नजर डालने की? एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर उसकी आंदरें भी ना निकाली तो मेरा नाम भी जीरा नहीं। जीरे पुत्र, तू सब्र करके बैठ जा। रहमत अली ने जवान बेटे के कंधे को थपकते हुए तसल्लियामेज़ अंदाज में कहा। चौधरी साहब बात कर तो रहे हैं। चौधरी रब नवाज ने कहा, मलक साहब पर्चा काटें, साजिद के खिलाफ अगवा का केस बनाए जी। दिन दिहाड़े क्या नेर मची हुई है। अब तो गरीब आदमी का इज्जत से रहना भी मुश्किल हो गया है। थानेदार साहब, बशीरा रूहान सी हो रही थी। हाय मेरी पीनो, मेरी सोनी बच्ची। बीबी, अपने जज्बात पर काबू रखो और बाहर बरामदे में जाकर बैठ जाओ। मैंने नरम लहजे में कहा,
फिर एक कांस्टेबल को इशारा किया कि वो बशीरा को वहां से ले जाए। फिर जीरे से मुखातिब होकर कहा, तुम भी अपनी माँ के पास जाकर बैठो। कांस्टेबल दोनों माँ बेटा को वहां से ले गया तो मैंने रहमत अली से पूछा, तुम्हारी बीवी ने बताया है कि परवीन उर्फ पीनो कल शाम से गायब है? जी हाँ जनाब, कल शाम से लापता है। और तकरीबन 18 घंटे के बाद तुम्हें रिपोर्ट दर्ज कराने का ख्याल आया? उनका तो अब भी कोई इरादा शरादा नहीं था जनाब रिपोर्ट दर्ज कराने का, छोटे चौधरी ने कहा। वो तो मेरे जोर देने पर यहाँ तक आ गए हैं, वरना शायद। ओ थानेदार साहब, हम गरीब लोग हैं, जग हसाई से डरते हैं, लोगों का क्या है, देखो ना जी। कानून के साथ ताउन करने से किसी की इज्जत पर हरफ नहीं आता, मैंने रहमत अली की बात काटते हुए कहा। लोगों के अदम ताउन की वजह ही से तो बाज मुजरिम कानून के हाथ से बासानी बच निकलते हैं। अगर तुम 18 घंटे कबल हमारे पास आ जाते तो इस वक्त तक तो हम तुम्हारी बेटी को भी ढूंढ चुके होते। यही बात मैंने भी रहमत अली को समझाई है मलक साहब, रब नवाज ने कहा। खैर आप रिपोर्ट तो दर्ज करें और खर्चे वगैरह की कोई फिक्र ना करें। वो मायने खेज अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं आपकी खिदमत भी करूंगा। मुझे छोटे चौधरी रब नवाज का रवैया शुरू ही से कुछ मशकूक सा लग रहा था। ये एक अजीबोगरीब बात ही तो थी कि रहमत अली जैसे एक आम से आदमी की लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने चौधरी बानफ से नफीस थाने तक आया था। आम हालात में ऐसा नहीं होता था। गोया एक बात तो मेरी समझ में ये आई कि यहाँ हालात आम नहीं बल्कि खास थे। चौधरी का कोई ना कोई मफाद रहमत अली से जरूर वाबस्ता था। फिर मैंने एक खास बात ये भी नोट की थी कि मैंने जब भी रहमत अली से कोई सवाल किया तो रहमत अली की बजाय चौधरी ने फौरन जवाब देने की कोशिश की थी। एक बात यकीनी थी कि दाल में कुछ काला जरूर था और सबसे पहले मुझे यही मालूम करना था। मैंने रहमत अली से पूछा, तुम इतने वसूख से किस तरह कह सकते हो कि राइयों के लड़के साजिद ने ही तुम्हारी लड़की को अगवा किया है? पूरा इलाका जानता है मलक साहब, रहमत अली की बजाय रब नवाज ने जवाब दिया। ये हरकत साजिद ही की है, उसके सिवा कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। उसने तो धमकी शमकी भी लगाई थी अगवा की। आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहें चौधरी साहब, मैंने जरा सख्त लहजे में कहा। मुझे मुगविया के बाप से बात करने दे। छोटे चौधरी ने नागवारी से मुझे घूरा मगर मुंह से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, रहमत अली, क्या वाकई साजिद ने धमकी दी थी कि वो तुम्हारी बेटी को अगवा कर लेगा? जी हाँ थानेदार साहब। इसकी वजह? मैंने पूछा। कोई दुश्मनी तो नहीं है उसकी तुम्हारे साथ? नहीं जनाब, कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने सख्त लहजे में कहा। बगैर दुश्मनी के कोई किसी को अगवा करने की धमकी नहीं देता। अगर तुम धमकी की वजाहत नहीं करोगे तो कानून तुम्हारी बेटी की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। बताते क्यों नहीं रहमत अली? साजिद तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता था, चौधरी रब नवाज ने रहमत अली की मदद करते हुए कहा। मुझे चौधरी का दखल दर माकूलात बहुत नागवार गुजरा। चौधरी साहब, रहमत अली गूंगा नहीं है, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। अब चाहें तो बाहर जाकर बैठ सकते हैं। उसके बाद चौधरी कुछ नहीं बोला मगर खा जाने वाली नजरों से मुझे मुसलसल घूरता रहा। उसका बायां हाथ तवातर से मूंछों पर ताव दे रहा था। मैंने रहमत अली से पूछा, साजिद तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता था? वो जी ख्वामखा की जबरदस्ती जनाब, रहमत अली ने जवाब दिया। न मुंह न मत्था ते जिन पहाड़ों लत्था। तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। मैंने कहा, साजिद अली तुम्हारी बेटी से शादी का ख्वाहा था? जी हाँ, मगर जनाब कहाँ मेरी चन्न वर्गी सोनी थी और कहाँ वो लंगूर? रहमत अली के तंजिया अंदाज से मैंने महसूस किया कि साजिद कोई वाजबी सी शक्ल सूरत का नौजवान था जिसे रहमत अली अपनी बेटी के लिए इंतहाई नामुनासिब समझता था। मैंने पूछा, साजिद का बाकायदा रिश्ता आया था या वो महज शादी का ख्याल रखता था? बाकायदा रिश्ता आया था, रहमत अली ने जवाब दिया, मगर हम तो परवीन की मंगनी उसके चचाजाद से कर चुके हैं। मेरा छोटा भाई सैयदपुर में रहता है, उसका बेटा लियाकत अली रंगसाजी का काम करता है। पीनो लियाकत की बचपन की मांग है। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, ऐसा नहीं भी होता तो थानेदार साहब हम किसी भी कीमत पर साजिद का रिश्ता कबूल नहीं करते। साजिद और पीनो में जमीन आसमान का फर्क है जनाब। पीनो नसीम सहरी है तो साजिद काली आंधी। जब तुम लोगों ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो साजिद का रद्द अमल क्या था? चौधरी ने फिर बीच में टांग अड़ाई। उसने कहा था अगर 1 माह के अंदर अंदर उसका रिश्ता
मंजूर ना किया गया तो वो पीनो को चुक कर ले जाएगा। फिर वो रहमत अली की तरफ देखते हुए बोला, क्यों रहमत अली, उसने यही धमकी लगाई थी ना। मैंने आवाज देकर एक कांस्टेबल को कमरे में बुला लिया। फिर चौधरी रब नवाज की तरफ इशारा करते हुए कहा, चौधरी साहब को जरा हेड मुहर्रर के कमरे में बिठा दो और ख्याल रखना इन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर मैंने चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा, चौधरी साहब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम बस 10 मिनट में फारिग हो जाएंगे। चौधरी कड़े तेवरों से मुझे घूरता हुआ वहां से चला गया। हाँ तो रहमत अली, जब कमरे में सिर्फ हम दो रह गए तो मैंने रहमत अली से पूछा, क्या धमकी दी थी साजिद ने। मैंने अपने कानों से तो कुछ नहीं सुना था जनाब, उसने उलझन आमेज लहजे में कहा। मेरी घर वाली ने धमकी वाली बात मुझे बताई थी। एक बात सच सच बताओ रहमत अली, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए। वो थूक निगलते हुए बोला, जी पूछें जनाब। छोटा चौधरी तुम्हारी लड़की के अगवा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। वो जी देखो, अगर झूठ बोलोगे या मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश करोगे तो अपने ही हक में बुरा करोगे, मैंने जरा नरम लहजे में कहा। तुम्हारी लड़की अगवा हुई है रहमत अली, मगर तुमसे ज्यादा फिक्रमंद चौधरी रब नवाज नजर आता है। कहीं मैंने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया था और मायनेखेज नजरों से रहमत अली के चेहरे का जायजा ले रहा था। वो कुछ देर तक खामोशी से मुझे देखता रहा। मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, रहमत अली, अपनी बेटी पीनो को बरामद करवाना चाहते हो या नहीं। क्यों नहीं जनाब, पीनो तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी आंखों का नूर है, वो तो मेरे कलेजे की ठंडक है। आप जल्द अज जल्द उसे तलाश करने की कोशिश करें। तुम भी साफ साफ बता दो चौधरी का इस मामले से क्या ताल्लुक है। वो सहमी हुई नजरों से दरवाजे से बाहर देखने लगा। मैं वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था कि वो छोटे चौधरी से खौफजदा था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अगर तुम चौधरी से किसी वजह से कोई खतरा महसूस करते हो तो उसकी फिक्र ना करो। हमारे दरमियान जो बात होगी वो यहीं पर खत्म हो जाएगी। चौधरी के फरिश्तों को भी उसकी खबर नहीं होगी। तुम खुलकर बात करो। वो आवाज दबाकर बोला, थानेदार साहब, मैं तो चौधरी साहब की वजह से बहुत परेशान हूं, मगर क्या करूं, मेरी घरवाली मेरी पेश नहीं चलने देती। मैंने उसे कई बार समझाया है कि बड़े लोगों से ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए, मगर वो तो उल्टी मत की है, उसकी समझ में ही नहीं आता। चौधरी तुम लोगों से क्या चाहता है। देखो थानेदार साहब, लोग खुदा के कहर से भी नहीं डरते। ये क्यामत की निशानियां नहीं तो और क्या है। कौन सी क्यामत रहमत अली, मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा। तुम खुदा के कौन से कहर का जिक्र कर रहे हो। अल्लाह का अजाब जी, वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला। चौधरी साहब माशाल्लाह शादीशुदा हैं और तो और 2 बच्चों के बाप भी हैं, मगर दिल में जरा सा खौफे खुदा नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो रहमत अली। मैंने क्या कहना है सरकार। उसने बाहर दरवाजे से निगाह दौड़ाई और फिर राजदाराना अंदाज में बोला, ये अपने छोटे चौधरी साहब है ना, ये मेरी पीनों से ब्याह रचाना चाहते हैं। मेरा अंदाजा खासी हद तक दुरुस्त साबित हुआ था। मैंने सवाल किया, और तुम्हारी घरवाली इस रिश्ते के लिए राजी भी है। यही तो मेरी बदकिस्मती है जनाब। रहमत अली ने कहा, चौधरी साहब हम पर एहसान किए चले जा रहे हैं। अब देखे ना सरकार, मेरा जीरा एक अरसे से बेकार था। चौधरी रब नवाज ने अब उसे तांगा घोड़ा बनवा कर दिया है। अब जीरा चौधरी साहब का बेदाम का गुलाम बना हुआ है। पीनों के लिए वो सोने के गहने बनवा लाए। मेरे 1000 मना करने के बावजूद भी बशीरा ने वो गहने लेकर रख लिए। पीनों को तो चौधरी की शक्ल से नफरत है, वो तो उनका नाम तक सुनना गवारा नहीं करती। रब जाने जी इस सारे पवाड़े का अंजाम क्या होगा। रहमत अली खामोश हुआ तो मैंने पूछा, क्या बड़े चौधरी हक नवाज को इस बात का पता है कि उनका बेटा दूसरी शादी की तैयारियां कर रहा है। वो बोला, नहीं जनाब, ये सारा मामला तो अभी तक खुफिया ही चल रहा है। बल्कि छोटे चौधरी साहब ने कहा है कि इस बात की हवा बड़े चौधरी को नहीं लगना चाहिए, वरना वो हमारे साथ बुरा सलूक करेगा। छोटे चौधरी ने मेरी घरवाली से वादा किया है कि वो पीनों के लिए अलहदा मकान लेगा और जिंदगी भर उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देगा। मैंने पूछा, अगर तुम्हारी मर्जी के बरखिलाफ और तुम्हारी घरवाली की मंशा के ऐन मुताबिक पीनों की शादी चौधरी रब नवाज से हो जाए तो उसका रद्द अमल क्या होगा। वो खुदकुशी कर लेगी जनाब, वो
دل گرفتہ لہجے میں بولا۔ اپنی جان دے دے گی مگر چودھری رب نواز سے شادی نہیں کرے گی؟ کیا چودھری رب نواز پینو کے دلی جذبات سے آگاہ ہے؟ جی ہاں جناب۔ کیا وہ جانتا ہے کہ پینو اسے ناپسند کرتی ہے؟ پینو کئی بار واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے چودھری رب نواز پینو کو حاصل کرنے کے لیے اغوا بھی کروا سکتا ہے۔ وہ دیدے گھماتے ہوئے بولا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ساجد سے تم لوگوں کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، بس وہ رشتے والی بات۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر کہا، شادی کی بات کوئی جرم نہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی گھر میں شادی کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ساجد کے گھر والوں نے پینو کا رشتہ مانگ کر کوئی جرم نہیں کیا۔ اور وہ دھمکی جناب؟ رحمت علی نے بات شروع کی ہی تھی کہ باہر سے اچانک شور کی آواز آنے لگی۔ کچھ لوگ تیز آواز میں بات کر رہے تھے، پھر دو عورتوں کے آپس میں لڑنے اور کوسنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ایک دوسرے کو بے لباس گالیوں میں تول رہی تھی۔ میں نے آواز پہچان لی۔ وہ بشیرہ تھی جو کسی دوسری عورت کے ساتھ پشتی پن کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک ASI نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب باہر تو لمبا ہی سین ہو گیا ہے۔ رحمت علی نے کہا، مجھے تو بہار بی بی کی آواز آ رہی ہے۔ کون بہار بی بی؟ میں نے پوچھا۔ ساجد کی ماں جی، رحمت علی نے بتایا۔ بڑی لڑاکا عورت ہے، پورے محلے کو وقت میں ڈال رکھا ہے جناب۔ میں جلدی سے باہر آیا۔ رحمت علی اور ASI میرے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مجرموں کا ٹکراؤ دیکھا تھا۔ کئی بار مجھے بھی خطرناک مجرموں سے دو ہاتھ کرنے کا موقع ملا تھا، مگر ایسا منظر میری آنکھوں نے اس سے پیشتر کہیں نہیں دیکھا تھا۔ مغویہ پروین عرف پینو کی ماں بشیرہ اور ملزم ساجد کی ماں بہار بی بی آپس میں گتھم گتھاں تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رحمت علی نے بہار بی بی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، مجھے ان کی صداقت پر یقین آ گیا۔ بہار بی بی واقعی کسی جنگجو گوریلے کے مانند برسرے پیکار تھی۔ میں نے دیکھا بہار بی بی نے بشیرہ کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بڑی مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا اور زور زور سے جھٹکے دیتے ہوئے چلا رہی تھی، میرا نام بہار بی بی ہے، نامراد یاد رکھ، میں تیری زندگی پر خزاں طاری کر دوں گی۔ اب اور کیا کسر رہ گئی ہے؟ میری بیٹی کو تو اغوا کروا لیا۔ بشیرہ اپنے بالوں کو چھڑاتے ہوئے کراہی۔ بکواس بند کر ناس ماری، بہار بی بی نے دھاڑ کر کہا۔ تو نے اپنی تیرا تالنی پینو کے یار چودھری رب نواز کی مدد سے میرے ساجد کو اٹھوا دیا۔ میں تیری آنے والی نسلوں کا صفایا پھیر دوں گی۔ نذیر احمد عرف جیرا اپنی ماں کی مدد کے لیے دوڑ پڑا۔ ادھر ساجد کا باپ فضل دین بھی بیچ میں کود پڑا۔ رحمت علی کیوں پیچھے رہ جاتا؟ لیکن اس سے پہلے کہ تھانے کا برآمدہ میدان کاردار کا نقشہ پیش کرنے لگتا، میں نے تھانے داری لہجے میں بآواز بلند کہا، رک جاؤ، خبردار جو کسی نے کوئی بھی حرکت کی ورنہ سب کو بند کر دوں گا۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا بہار بی بی نے بشیرہ کو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ بدستور بشیرہ کو قہرناک نظروں سے گھورے چلی جا رہی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، دونوں پارٹیوں کو الگ الگ حوالات میں بند کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، بہار بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، میرے ساجد کا کل سے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پینو کی ماں نے اسے کہیں غائب کروا دیا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کہیں اس منہ کالی نے اپنی بیٹی کے خصم کے ساتھ مل کر ساجد کو ٹھکانے ہی تو نہیں لگا دیا۔ زبان سنبھال کر بات کر اجاڑ بی بی، بشیرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، میری پینو کے بارے میں اب ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ تو آجا پھر میدان میں۔ بہار بی بی نے آستینے چڑھاتے ہوئے پیش قدمی کی۔ بی بی، یہ پولیس اسٹیشن ہے، کبڈی کا کوئی کھیت نہیں، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ سب لوگ آرام سے بیٹھو ورنہ مجھے مجبوراً سخت قسم کی کارروائی کرنا پڑے گی۔ تمہیں 2 4 ماہ کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، پہلے ہماری رپورٹ درج کریں تھانے دار صاحب، بہار بی بی نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا ساجد کل سے غائب ہے، اسے غائب کروانے میں بشیرہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، بشیرہ نے جلدی سے کہا، بلکہ تمہارے بیٹے نے ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے، پہلے تمہارے بیٹے کے خلاف پرچہ کٹے گا۔ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنا قانون کا کام ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔
मैंने मुगविया पीनो के लवाहकीन से तफसीली बात कर ली है। अब साजिद के बुरसा से बात करूंगा। फिर मैंने फजलदीन और बहार बीबी की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, तुम दोनों मेरे कमरे में आ जाओ। वो कमरे में आकर बैठ गए। दूसरी पार्टी के अफराद बरामदे ही में ठहर गए थे। इस सारे हंगामे के दौरान में मेरा ख्याल छोटे चौधरी रबनवाज की तरफ से हट गया था, लेकिन अब याद आया तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने हवालदार से दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो उसी वक्त वहां से चला गया था जब मैंने उसे एक कांस्टेबल के हमराह हेड महर्रर के कमरे की तरफ रवाना किया था। परवीन की गुमशुदगी पर सबसे ज्यादा वही परेशान था और अब ऐसे गायब हो गया था जैसे गधे के सर से सींग। मैंने अपने कुर्सी पर बैठते ही साजिद के वालिद फजलदीन से पूछा, तुम्हारा बेटा काम क्या करता है? कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करता था, फजलदीन ने जवाब दिया। उसके काम की नौयत क्या है? फजलदीन ने बताया। वो नलकियां भरने की मशीन चलाता था। मैंने पूछा, साजिद फैक्ट्री से कितने बजे छुट्टी करता था? 2 शिफ्टों में काम करता था, फजलदीन ने जवाब दिया। हर 15 दिन के बाद उसकी शिफ्ट तब्दील हो जाती है। एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है। आजकल वो कौन सी शिफ्ट में काम कर रहा था? पहली शिफ्ट में जनाब, वो बोला। सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक। मैंने पूछा, वो घर कितने बजे पहुंच जाता था? 3:30 बजे तक। कल जब वो हस्बे मामूल घर नहीं पहुंचा तो तुम्हें कोई तशवीश नहीं हुई? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। तुम्हारे बेटे की गुमशुदगी को अब तकरीबन 20 घंटे होने को आए हैं। अब तक तुम क्या कर रहे थे? हम मगालते में रह गए थे थानेदार साहब। इस बार मेरे सवाल का जवाब बहार बीबी ने दिया था। इस वक्त वो अपना तंतना भूल कर बड़े मोतदल लहजे में बोल रही थी। कैसा मुगालता? मैंने उसी से सवाल किया। वो बोली, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जनाब कि बाद की शिफ्ट में काम करने वाला शख्स किसी वजह से गैर हाजिर होता है। इस किस्म की सूरत हाल में पहली शिफ्ट में काम करने वाले ही को दूसरी शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है। क्या कल सुबह घर से रवाना होते वक्त साजिद ने किसी हंगामी सूरत हाल का जिक्र किया था? नहीं जनाब, उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी, फजलदीन ने बताया। जब वो 4 बजे तक भी घर नहीं पहुंचा तो हमने सोचा शायद अब दूसरी शिफ्ट के बाद ही आएगा। दूसरी शिफ्ट रात 11 बजे खत्म हो जाती है। उसे ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए था, मगर हम तो अब तक उसकी राह देख रहे हैं। मैंने बहार बीबी से सवाल किया, तुमने आते ही पीनो की माँ पर धावा बोल दिया था? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सारा कसूर तो उसी का है जी, वो करारे लहजे में बोली। उसी के इशारे पर मेरे बेटे को गायब किया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि साजिद बताए बगैर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास मिलने चला गया हो। मैंने एक मुमकिना सूरत की तरफ इशारा किया। नहीं जनाब, फजलदीन ने जल्दी से कहा, साजिद आज तक बताए बगैर कहीं नहीं गया। मैंने डांट कर कहा, इससे ये कैसे साबित होता है कि उसे दानिस्ता कहीं गायब कर दिया गया है और इस सारे काम में पीनो का घराना मुलविस है। जीरा कई बार साजिद को धमकी दे चुका है थानेदार साहब, बहार बीबी ने कहा। छोटा चौधरी उनकी हमायत करता है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो साजिद के दुश्मन क्यों होने लगे? मैंने एक नाजुक सवाल किया। फजलदीन ने जवाब दिया, सारी गड़बड़ रिश्ता मांगने की वजह से ही पैदा हुई थी जनाब। हालांकि इससे पहले हमारे आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने पूछा, रहमत अली तुम्हारे घर से कितनी दूर रहता है? एक ही गली में जनाब, उसने बताया। आमने सामने का घर है। मैंने आगे की जानिब झुकते हुए राजदाराना लहजे में पूछा, मुझे पता चला है कि आजकल छोटे चौधरी का बहुत आना जाना है रहमत अली के घर में। ये क्या चक्कर है फजलदीन? आपको मैं बताती हूँ थानेदार साहब, फजलदीन की बजाय बहार बीबी ने जवाब दिया। बशीरा बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही है। उसने छोटे चौधरी को फांस रखा है। वो पीनो की शादी करना चाहती है उसके साथ। हमें तो ये कहकर रिश्ता देने से मना कर दिया कि वो पीनो की शादी उसके बचपन के मंगेतर लियाकत से करेंगे। और दूसरी तरफ ये खेल खेला जा रहा है, फजलदीन ने कहा। ये क्या खेल खेलेंगे बेचारे, बहार बीबी ने हाथ नचाकर कहा। खेल तो चौधरी उनसे खेल रहा है। 2 बच्चों का बाप चौधरी एक नीच जात पीनो माछन से ब्याह रचाएगा। थानेदार साहब, चौधरी उल्लू बना रहा है इन्हें। उल्लू, मैंने कहा। और उसी कमजात पीनो माछन को बहू बनाने के लिए तुम्हारे पेट में भी मरोड़ उठा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त किया था।
वो कमाल ढटाई से बोली थी। वो दूसरी बात थी, हम साजिद की वजह से मजबूर हो गए थे, वरना मैं तो थूकती भी नहीं ऐसे कमजर्फ लोगों पर। तो गोया साजिद पीनों को पसंद करता था। फजलदीन ने जवाब दिया, ऐसा ही समझ लें जनाब। अब सूरत हाल खासी वाज़ेह हो गई थी। चौधरी रब नवाज बार बार साजिद के खिलाफ अगवा का केस दर्ज करवाने के लिए यूं ही बेताब नहीं था। वो साजिद को अपना रकीब समझता था। रकीब राह का कांटा होता है। चौधरी अपनी राह से हर कांटा हटा देना चाहता था। मैंने फजलदीन से पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? हम दोनों मियाँ बीवी हैं जनाब, और साजिद था। उसने जवाब दिया। साजिद से 2 साल छोटी एक लड़की थी, फरदोस उसका नाम है, उसकी शादी कर दी है। अब तो उसका एक बच्चा भी है। मेरे जहन में ख्याल पैदा हुआ, साजिद कहीं फिरदौस से मिलने ना चला गया हो। मैंने सवाल किया, फजलदीन, तुम्हारी बेटी फिरदौस कहाँ ब्याही गई है? उसकी ससुराल लाहौर में है जी। वो बोला, नौलखा बाजार में मेरे जवाई की दूध दही की दुकान है। खुशी मोहम्मद उसका नाम है। बर्फी बड़ी शानदार बनाता है। खुशिया मठियाई वाला मशहूर है पूरे बाजार में। मैंने साजिद के बहनोई का पता अपने पास नोट कर लिया। साजिद जिस फैक्ट्री में काम करता था उसके बारे में फजलदीन ने मुझे पहले ही बता दिया था। 2-4 रस्मी बातों के बाद मैंने उन्हें रुखसत कर दिया, उस वादे के साथ कि मैं बहुत जल्द उनके बेटे को ढूंढ निकालने की कोशिश करूंगा। वो थाने से बाहर चले गए तो मैंने एक कांस्टेबल से कहकर दूसरी पार्टी को अंदर बुला लिया। फिर उन्हें भी यही तसल्ली दी कि वो इत्मीनान से घर जाकर बैठें। उनकी बेटी को इंशाल्लाह बहुत जल्द तलाश कर लिया जाएगा। मैं एक दूसरे एएसआई अमीर बख्श के साथ थाने से निकलने ही वाला था कि फजलदीन और उसकी बीवी बाहर आ गई। थानेदार साहब, मेरा बेटा कहाँ है? बाहर बीबी ने छूटते ही पूछा। आपने उसको मारा शारा तो नहीं है? फजलदीन ने कहा। वो था कहाँ इतने दिन से? आपको वो कहाँ से मिला? मैंने कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो ठीक ठाक है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। बाहर बीबी ने बेताबी से कहा। आपने उसे कहाँ छुपा रखा है? हौसले से काम लो बीबी, मैंने जरा सख्त लहजे में कहा। शुक्र करो वो मिल गया है। अभी वो हवालात में बंद है, तुम चाहो तो जाकर मिल लो। साजिद के बाप ने कहा, पर थानेदार साहब, मैंने तो सुना है आपने साजिद को जीरे से झगड़ा करते हुए गिरफ्तार किया है। जीरे को तो आपने छोड़ दिया और मेरा साजिद हवालात में पड़ा है। ये क्या बात हुई थानेदार साहब? बात बहुत लंबी है और खासी पेचीदा भी। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए बताया। थोड़ा इंतजार करो, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मैं अभी साजिद को लेकर जाऊंगी, बाहर बीबी ने जिद्दी लहजे में कहा। यह मुमकिन नहीं है बीबी, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारा बेटा बिल्कुल महफूज है, कोई फिक्र फाके की बात नहीं है। हम आज ही उसे छोड़ देंगे, कुछ जरूरी तफ्तीश बाकी है। सारी तफ्तीश हमारे ही लिए है थानेदार साहब, वो बरहमी से बोली। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? मैंने कहा। मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूं, मगर हमें भी कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने होते हैं। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो कानून की हिफाजत में है। फिर मैंने हवालदार फरमान अली से कहा कि वो उन्हें साजिद से मुलाकात के लिए ले जाए और उसे ताकीद कर दी कि हमारी वापसी तक वो थाने ही में रहे और किसी भी तरह के काम के लिए बाहर ना निकले। फिर मैं और एएसआई अमीर बख्श अल्लाह रखी के घर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रखी के घर का पता मुझे मास्टर इलमदीन ने बड़ी तफसील से समझा दिया था। अल्लाह रखी का घर कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर था। उसके घर की पक्की निशानी वो खूह था जो ऐन उसके दरवाजे के सामने बड़े से मैदान में वाक़या था। खूह के पास ही बड़ का एक दरख्त लगा हुआ था। मैंने देखा चंद बच्चे खूह के पास ही खेल रहे थे। मैंने एक 8 साल बच्चे को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। उस वक्त हम वर्दी में थे। वहां मौजूद बच्चों ने पुलिस पुलिस का शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरा मतलूबा बच्चा मेरे नजदीक आया तो मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, ओए काका, तुम्हारा नाम क्या है? वो मासूमियत से बोला, कादू। गालबन उसका नाम कादिर या कदीर होगा, मगर उसने खुद को कादू कादू पुकारते हुए ही सुना होगा, इसलिए वो अपना नाम कादू ही समझता था। गांव देहातों में ये एक आम सी बात है। अगरचे मुझे अंदाजा था कि अल्लाह रखी का घर कौन सा है, ताहम एहतियातन मैंने बच्चे से पूछना भी जरूरी समझा। मेरे इस्तफसार पर उसने जिस दरवाजे की जानिब इशारा किया, उससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैंने मतलूबा दरवाजे पर दस्तक दी और हमें एक तरफ हटकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद अंदर दरवाजे की कुंडी गिरने की आवाज आई। फिर दरवाजे का एक पट जरा सा खुल गया। मैंने खुले पट से 2 नसवानी आंखों को झांकते हुए देखा।
इसके साथ ही सख्त आवाज में पूछा गया, कौन है? मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, हमें अल्लाह रखी से मिलना है। एक लम्हे के लिए दूसरी जानिब खामोशी रही, फिर वही आवाज आई, क्या काम है अल्लाह रखी से? बहुत जरूरी काम है, मैंने कहा। फिर पूछा, क्या तुम ही अल्लाह रखी हो? दूसरी जानिब से असबात में जवाब दिया गया। मैंने कहा, हम तुमसे पीनों के बारे में जरूरी बातें करने आए हैं। पीनों के जिक्र पर दरवाजे के पीछे सन्नाटा छा गया। फिर उसी औरत ने खुरदरे लहजे में कहा, मैं गैर मर्दों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। इस वक्त मेरा खावंद घर में नहीं है, जब वो मौजूद हो तब आना। इतना कहकर अल्लाह रखी ने दरवाजा बंद करना चाहा। मैंने जल्दी से अपना दायां पांव दोनों पट्टों के दरमियान रखकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। उसने बिफरे हुए लहजे में कहा, शर्म नहीं आती आप लोगों को? फिर मेरे पांव को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, अकेली औरत को देखकर परेशान करने चले आते हैं। मैंने रोबदार आवाज में कहा, बीबी सीधी तरह हमारे सवालों का जवाब दो, वरना हम सख्ती भी कर सकते हैं। वो बोली, थानेदार साहब धमकी दें किसी और को जाकर, मैं नहीं डरती हूं किसी से। हम किसी के घर से खाते हैं क्या? फजूल बातें मत करो और हमारी बात गौर से सुनो। मैंने कहा, तुम वो हस्ती हो जिसके साथ पीनों को आखिरी बार देखा गया है। तुम हमें बहुत कुछ बता सकती हो। तुम्हारे ताउन से हम पीनों का सुराग लगा सकते हैं। मैं पीनों के बारे में कुछ नहीं जानती, उसने सख्त लहजे में कहा। आपको किसी ने गलत बताया है। मैंने कहा, हमारी मालूमात गलत नहीं होती अल्लाह रखी। वह कुएं की शाम पीनों और तुम एक कब्रिस्तान से आगे बड़ी नहर की जानिब जाती हुई देखी गई हो। हमारे पास बड़ी मोतबर शहादत मौजूद है। अगर तुमने हमारे साथ ताउन नहीं किया तो हम तुम्हें पीनों के अगवा के शक में गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लगता है थाने कचहरी का तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है। अल्लाह रखी ने कहा, आप खामखा मुझे परेशान कर रहे हैं। पीनों के मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप पुलिस वाले होते ही ऐसे नाकारा हैं। मुजरिमों से लंबी लंबी रकमें वसूल करते हैं और हम जैसे शरीफ लोगों को तंग करने चले आते हैं। वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर बोल रही थी। मुझे अंदाजा हो गया कि वो खासी तेज औरत है। तेज क्यों ना होती, आखिर बीवी किसकी थी? फीका वारदातिया दूर दूर तक मशहूर था। मैंने कहा, तुम हमें जबरदस्ती के लिए मजबूर कर रही हो। तुम्हें गिरफ्तार करके थाने भी ले जा सकते हैं। फिर हवालात में तुम हर ताउन के लिए तैयार हो जाओगी। वारंट के बगैर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके लहजे में एतमाद झलक रहा था। इतना कानून तो हम भी जानते हैं थानेदार साहब। हाँ भाई, कानून कैसे नहीं जानोगी तुम? फीके की बीवी हो आखिर। सुना है बड़ी दहशत मचा रखी है उसने। मैंने कहा, मगर अब वो ज्यादा अरसे तक बच नहीं सकेगा। बहुत से सबूत जमा कर लिए हैं मैंने उसके खिलाफ। वो झुंझुला कर बोली, जाएं, जो जी चाहे करें। मेरा मत्था क्यों खा रहे हैं? ये ऐसे नहीं मानेगी मलक साहब। एएसआई अमीर बख्श ने कहा, आप जबरदस्ती दरवाजा खुलवाएं। ठीक है, मैंने कहा। फिर आंख दबाकर अमीर बख्श को इशारा किया और बावाज़े बुलंद उसे मुखातिब किया। मैं दरवाजा खोल रहा हूं अमीर बख्श, तुम जल्दी से अल्लाह रखी को गिरफ्तार कर लो। ये हवालात में पहुंचकर ही जबान खोलेगी। मेरी चाल कामयाब रही थी। अल्लाह रखी मेरी धौंस में आ गई थी। उसने दरवाजे का एक पट खोल दिया। अब उसका रवैया पहले से बहुत मुख्तलिफ था। मुझे हैरत भी हुई। उसने दबे हुए लहजे में कहा, अंदर आ जाएं थानेदार साहब। ऐसी बातें गली में खड़े होकर नहीं की जाती। हम अंदर दाखिल होने लगे तो उसने अमीर बख्श को हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम बाहर ही ठहरो, सिर्फ थानेदार साहब अंदर आएंगे। मैंने अमीर बख्श को वहीं रुकने की हिदायत की और खुद घर के अंदर आ गया। ताहम जब अल्लाह रखी ने दरवाजा बंद करना चाहा तो मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया और खुले हुए दरवाजे पर अमीर बख्श को मुतय्यन कर दिया। वो मुझे लेकर अपने साथ बैठक में आ गई। मैंने पीनों से मुतल्लिक गुफ्तगू का आगाज किया तो वो मौजू से हटकर अपने छल फरेब में मुझे फांसने की कोशिश करने लगी। उसका अंदाज बिल्कुल बाजारी औरतों जैसा था। मैं उसके तेवर देखकर मोहतात हो गया। मुझे अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए बाज़ औक़ात रंगीनों संगीन हालात से भी गुजरना पड़ता था, मगर अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम रहा था कि उसने मुझे हमेशा साबित कदम रखा था। वरना इंसान की हैसियत ही क्या है, खता का पुतला है। अगर इस पाक ज़ात का फजल शामिल नहाल ना हो तो इस दुनिया में कदम कदम पर बहकने के मौके मौजूद हैं। अल्लाह रखी से आधे घंटे की मुलाकात के बाद में बाइज्जत तौर पर जो कुछ उगलवाने में कामयाब हुआ, उसका खुलासा यह है कि वो कुएं की शाम पीनो अल्लाह रखी के साथ पीर मस्तान शाह के पास तावीज़ लेने गई थी।
میں نے ASI کو واپس تھانے भेज दिया और खुद वड्डे चौधरी हक नवाज की हवेली का रुख किया। पीर मस्तान शाह का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। एक सरकारी मुखबर के मुताबिक पीर मस्तान शाह एक डब्बा पीर था जिसने अपने शोबदों की मदद से सादा लोगों को उल्लू बना रखा था। उसके अकीदतमंदों की तादाद अच्छी खासी थी और वो दूर दराज तक मशहूर था। मैंने उसकी करामात के भी कई किस्से सुन रखे थे। मेरे पास पीर मस्तान शाह के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसकी बिना पर मैं उस पर हाथ डाल सकता। उड़ती उड़ती बातें तो बहुत सुन रखी थी मैंने, मगर मैं इतने बासर शख्स पर कच्चा हाथ नहीं डालना चाहता था। कई मशहूर मारूफ और ताकतवर अफराद भी पीर मस्तान शाह के अरादतमंदों में शामिल थे। पीर मस्तान शाह का डेरा बड़ी नहर के उस पार दरख्तों के एक बहुत बड़े झुंड में था और हर जुमेरात को वहां धमाल भी हुआ करती थी। अगर अल्लाह रखी ने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया था तो फिर मुझे पीर मस्तान शाह को किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। तीनों बकौल अल्लाह रखी मस्तान शाह के पास कोई तावीज़ वगैरह लेने गई थी और इसके साथ ही वापस भी आ गई थी। अगर तीनों वाकई मस्तान शाह के डेरे से वापस आ गई थी तो फिर कहाँ गायब हो गई थी। मुझे यकीन था कि अल्लाह रखी ने मुझसे बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की थी। मैंने वक्ती तौर पर उसे छोड़ दिया था, मगर मेरा इरादा था कि पूछगिछ के लिए उसे थाने जरूर बुलाऊंगा। मैंने ASI अमीर बख्श को थाने भेजते हुए इस बात की हिदायत कर दी थी कि वो सादा लिबास में एक कांस्टेबल को अल्लाह रखी की निगरानी पर मामूर कर दे और अगर वो इलाके से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसका पीछा किया जाए और जरूरत पड़े तो गिरफ्तार करके थाने ले आए। मैं चौधरी हक नवाज की हवेली पहुंचा तो असर की आजान हो रही थी। सर्दियों में दिन गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। फिर उन दिनों तो बारिश ने भी बड़ी आफत मचा रखी थी। चौधरी हक नवाज ने बड़े अच्छे अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया और बैठक में बिठाया। फिर एक घरेलू मुलाजमा को कुछ खाने पीने का सामान लाने का कहकर मुझसे मुखातिब हुआ। आज कैसे तकलीफ कर ली मलक साहब, खैरियत तो है? फिर उसने एक भरपूर कहकहा लगाते हुए कहा, भाई आप पुलिस वालों को देखकर तो चौंकना ही पड़ता है। मैंने भी जवाबन खुशदिली से कहा, लोगों ने ख्वामखा पुलिस वालों का एक डरावना तस्वुर कायम कर लिया है, हालांकि हम देखभाल कर ही काम के बंदे पर हाथ डालते हैं। भाई बहुत खूब। चौधरी ने एक और बुलंद आहंग कहकहा लगाया। वो अपने बेटे चौधरी रब नवाज से खासा मुख्तलिफ था। उसके रवैये में समझदारी और बुर्दबारी झलकती थी। उसकी आंखों से भी जहानत टपकती थी और अब नवाज के बरक्स खासा मुतहमिल मिजाज भी था। इतनी देर में वही मुलाजमा एक बड़ी ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुई और ट्रे को मेज पर रखकर वापस चली गई। मैंने देखा ट्रे में मुख्तलिफ प्लेटों में खाने पीने का सामान मौजूद था। एक प्लेट में मुझे गर्मा गर्म जलेबियां भी नजर आईं। एक तरफ दूध से भरा हुआ शीशे का जग रखा था। चौधरी ने एक गिलास में दूध उंडेल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मलक साहब ये कस्तूरी वाला स्पेशल दूध है, गर्मा गर्म जलेबी के साथ दो आस्ता हो जाता है, इस ठंडे ठार मौसम में भी पसीने निकाल देगा। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए गिलास उसके हाथ से ले लिया। फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए पूछा, छोटे चौधरी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे? वो अपने नानके गया है, चौधरी ने बताया। अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले गया है, कल शाम तक वापस आएगा। मैंने पूछा, क्या वो अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं? दोपहर का तो वो थाने में गरज बरस रहा था। चौधरी हक नवाज ने जवाब दिया, 1 घंटा हुआ है उसे गए हुए। फिर चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए पूछा, खैरियत तो है मलक साहब? खैरियत है भी और नहीं भी। चौधरी साहब आपको तो मालूम ही होगा, रहमत माछी की लड़की पीनो जुमेरात की शाम से लापता है। मैं इसी सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, पर रब नवाज का पीनो से क्या ताल्लुक? मैंने रब नवाज पीनो ताल्लुक चौधरी के गोश गुजार किया तो उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मलक जी आप भी आम लोगों की तरह सोचने लगे हैं। मैं किसी चीज से बेखबर नहीं हूँ, सब बातें सुनता रहता हूँ। इस कहानी में कोई हकीकत नहीं है। रब नवाज शादीशुदा है, माशाल्लाह उसकी बीवी लाखों में एक है, 2 बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मलक साहब आप खुद से आने हैं, भला चौधरियों और माछियों का क्या जोड़? मैंने रहमत अली को बुलाकर समझाया भी था कि वो अपनी बेटी को हिसाब किताब में रखे। वो मिसल तो सुनी होगी आपने, जात दी कोड़ किरली ते शतीरियां नाल जप्फे। मैं सोच में पड़ गया। चौधरी हक नवाज या तो अपने बेटे के कारनामों से वाकिफ नहीं था या फिर दानिस्ता वो उसके करतूतों की पर्दापोशी कर रहा था।
बहरहाल मैंने इस सिलसिले में ज्यादा कुरेद मुनासिब न समझी और अपने मतलब की बात करते हुए चौधरी को बावर कराया। रब नवाज माछियों की बड़ी हमायत कर रहा था चौधरी साहब। मैंने कहा, आज थाने में भी बड़ी अकड़फू दिखा रहा था। चौधरी बोला, मुझे सब मालूम हो चुका है और मैंने उसे खासा समझाया भी है। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक लम्हे को रुक कर उसने जलेबी का पूरा कंगन मुंह में ठूंसा, फिर कस्तूरी वाले दूध का बड़ा सा घूंट भरते हुए सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाया। मलक साहब, क्या बताऊं, अगला मुंह है, जवानी बड़ी मुंह जोर होती है, फिर रब नवाज है भी बड़ा अथरा। मैं ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करता हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब वो थाने नहीं आएगा और ना ही आपके मामलात में मुदाखलत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैंने उठते हुए कहा, फिर वहां से वापस चला आया। ये बात मेरे हलक से नहीं उतरी थी कि रब नवाज पीनों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। खैर, ये एक बाप के जज्बात थे। अक्सर वालदैन अपनी औलाद की गैर निसाबी सरगर्मियों से आगाह नहीं होते, इसके बावजूद भी वो उन्हें समझने के दावे करते रहते हैं। मैं थाने पहुंचा तो मैंने बरामदे में हवालदार फरमान अली के साथ सरकारी मुखबर चिराग दीन को बातें करते हुए देखा। क्या हो रहा है चिराग दीन? उससे नजरें मिलते ही मैंने कहा, बड़े मौके से आए हो, मैं आज तुम्हें बहुत याद कर रहा था। उसने मुझे सलाम करने के बाद कहा, खैर तो है मलक साहब? मैंने अपने कमरे की जानिब जाते हुए कहा, हाँ खैर ही है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। हवालदार ने पूछा, मलक साहब खाना शाना? नहीं, तलब नहीं है। मैंने हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा, आज दोपहर का खाना तो गोल ही हो गया था, मगर अभी थोड़ी देर पहले मैं चौधरी की हवेली से दूध जलेबी से खूब सैर होकर आया था। चिराग दीन कमरे में आकर बैठ गया तो मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, हमें आज ही पीर मस्तान शाह के डेरे पर जाना है। मुझे उम्मीद है कि वहां से पीनों का कोई सुराग मिल जाएगा, और हाँ, अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे, और वो भी सादा लिबास में। बाकी नफरी डेरे को चारों तरफ से घेर लेगी। क्या ख्याल है? वो चंद लम्हे सोचती हुई नजरों से मुझे देखता रहा, फिर बोला, ख्याल तो आपका जबरदस्त है, मगर मेरी एक तजवीज है। हाँ बोलो। वो बोला, हम वहां साइल की हैसियत से जाएंगे ताकि पीर मस्तान शाह को हम पर किसी किस्म का शक न हो। अगर लड़की वहां से बरामद हो गई तो आज डब्बे पीर का राज भी फाश हो जाएगा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, पुलिस के जो जवान डेरे की निगरानी करेंगे वो भी सादा लिबास में होंगे, और बवक्ते जरूरत हम उन्हें पहले से तय करदा मखसूस इशारे से अपने पास भी बुला सकेंगे। मैंने चिराग दीन की तजवीज से इत्तफाक कर लिया। इसके बाद मैंने 8 पुलिस वालों की 4 टोलियां तरतीब दी। हर टोली 2 पुलिस जवानों पर मुश्तमिल थी। तय ये पाया था कि डेरे की चारों समतों में एक एक टोली पहरा देगी। मैंने थोड़े थोड़े वक्फे से एक एक टोली को रवाना करना शुरू कर दिया ताकि वो निगरानी के लिए महफूज मकाम तलाश कर लें। हमारा इरादा सबसे आखिर में जाने का था। मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर भी नेफे में उड़स लिया था और पुलिस के जवानों को ये बात बता दी थी कि अगर वो डेरे में फायर की आवाज सुने तो समझ जाएं कि हमें उनकी मदद की जरूरत है। मैं और चिराग दीन सब थाने से रवाना हुए तो रात ने अपने पर फैलाना शुरू कर दिए थे। आखिरी टोली को रवाना हुए आधा घंटा गुजर चुका था। मुझे उम्मीद थी कि सबने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली होगी। पीर मस्तान शाह के चमचा खास ने हमारा इस्तकबाल किया और हमें ले जाकर एक कमरे में बिठा दिया। इस्तकबाल करने वाले शख्स का नाम मुझे बाद में खंडी मालूम हुआ। वो एक आंख से महरूम था। अंदर लाने से पहले उसने अपनी अकलौती आंख से घूर कर अच्छी तरह जायजा लिया था। फिर मुतमईन होने के बाद ही वो हमें पीर साहब के हजूर ले गया था। हम कमरे में पहुंचकर खामोशी से एक कोने में जाकर बैठ गए। वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे। पीर साहब कमरे के शुमाली कोने में एक गद्दी पर विराजमान थे। उनके सामने लकड़ी का बना हुआ 4 पायों वाला एक स्टैंड रखा था। लकड़ी के स्टैंड पर टीन से बनी हुई एक स्याह रंग की संदूकची रखी थी। संदूकची का साइज तकरीबन 1.5 ज़रबे 2 फुट था। कमरे में चारों तरफ अगरबत्तियों का धुआं फैला हुआ था। पीर साहब ने एक नौमर लड़के को पेट के बल फर्श पर लेटा रखा था। वो फर्श पर बिछी हुई चिटाई पर औंधा लेटा धीरे धीरे कराह रहा था। पीर साहब ने अपने दाएं हाथ में एक छड़ी थाम रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता उसे उस नौमर लड़के की पीठ पर फेर रहे थे। वो जेरे लब कुछ बिदबिदा भी रहे थे। अल्फाज गैर वाज़ेह थे, इसलिए मेरे पल्ले कुछ न पड़ा। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो लड़का गुर्दे के दर्द में मुब्तला था और पीर साहब उसका शाफी इलाज फरमा रहे थे। लड़के के लवाहकीन उसे लेकर रुखसत हो गए तो वहां हमारे अलावा 3 अफराद बाकी रह गए थे।
उनमें एक ज़ईफ़ उल उम्र औरत थी, उसके साथ एक बारिश शख्स था, उसकी उम्र लगभग 35 साल होगी। तीसरी एक जवान लड़की थी जो टासे की चादर का बड़ा सा घूंघट काढ़े बैठी थी। वो तीनों एक साथ पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुए। पीर मस्तान शाह ने मस्तानी निगाहों से हमें देखा, फिर उस बूढ़ी औरत को मुखातिब करके अरशाद फरमाया, अंडा लाई हो? वो बाअदब बा मुलाहिजा गोया हुई, जी बाबा जी, घर की मुर्गी का है ना? हाँ जी, मेरी चीनी ने दिया है आज तड़के, उस औरत ने बताया। मैंने सुबह ही संभाल कर रख लिया था। पीर साहब ने घूंघट वाली लड़की को घूरते हुए एक तवील सांस खींची। मैंने पीर साहब की आंखों में हविस के साए लहराते हुए बड़े वाज़ेह तौर पर देख लिए थे। इस दौरान में बारिश शख्स ने कोई बात नहीं की थी। बाद में मुझे पता चला कि वो उस औरत का बेटा और लड़की का बड़ा भाई था और वो घूंघट बरदार लड़की के इलाज की खातिर वहां आए थे। पीर साहब ने हाथ बढ़ाकर उस औरत से कहा, ला वो अंडा मुझे दे दे। औरत ने झट से अंडा पीर साहब के हवाले कर दिया। पीर साहब ने औरत से अंडा लेकर लकड़ी की चौकी पर रख दिया, फिर चौकी ही पर रखे हुए कलमदान में से कलम निकालकर रोशनाई की मदद से अंडे पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगे। अंडे की एक तरफ उन्होंने उल्लू की शबीह बना दी। आगे आ जा, पीर साहब ने लड़की की जानिब जलाली नजरों से देखते हुए कहा। लड़की खिसक कर उनके करीब आ गई। पीर साहब ने अंडा लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपनी गोद में रख ले। लड़की ने हुक्म की तामील की। पीर साहब ने टीन की संदूकची में से एक आहनी राड बरामद की। उस राड के एक सिरे को लड़की के सर से मस करते हुए उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर वो खामोश बैठे रहे, फिर गूंजदार आवाज में बोलने लगे, करदन शरदन बोदम सी कामल गोश आरम बाशवेम करदम करदम दमादम हकहू। उन्होंने और भी बहुत कुछ फरमाया था जो मुझे याद नहीं आ रहा। खासा पढ़ा लिखा बाबा है चिराग दीन। मैंने अपने पहलू में बैठे हुए सरकारी मुखबर के कान में सरगोशी की। वो भी जवाबन सरगोशी में बोला, उल्लू बना रहे हैं बेचारों को। फारसी और संस्कृत की आमेजिश से तैयार करदा दम दरूद के बाद पीर साहब ने आंखें खोल दी, फिर अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से मरीजा लड़की को घूरते हुए बोले, उस तरफ चली जा। उन्होंने एक तरफ इशारा किया और अंडे को वहां रखे प्याले में तोड़ दिया। लड़की ने वैसा ही किया और प्याला लाकर पीर साहब की तरफ बढ़ा दिया। पीर साहब ने फरमाया, अपनी माँ को दिखा, बड़े भाई को दिखा, मुझे क्या दिखाती है? हमने सब कुछ देख रखा है। लड़की की माँ और भाई टूटे हुए अंडे को देखकर हैरत ज़्यादा रह गए। प्याले में ना तो कहीं सफेदी नजर आ रही थी और ना ही जर्दी, बल्कि छिलकों के बीच में सुरमई मट्टी का एक ढेला सा रखा दिखाई दे रहा था। पीर साहब ने अरशाद फरमाया, इस ढेले को तोड़ कर देखो। पीर साहब के हुक्म के मुताबिक ढेला तोड़ा गया तो उसमें से बालों के गुच्छे और चंद सुइयां बरामद हुई। बहुत ही जबरदस्त किस्म का जादू किया गया था। पीर मस्तान शाह ने कहा, खैर मैंने सब ठीक कर दिया है, अब ये लड़की भली चंगी हो जाएगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, और हाँ, आने वाली जुमरात को लड़की को धमाल में जरूर लाना। वो शुक्रगुजार नजरों से पीर साहब को देखते हुए वहां से रुखसत हो गए। बुढ़िया ने जाते जाते पीर साहब की कदम बोसी भी की थी। पीर बाकरामत ने वक्ती तौर पर मुझे भी मुतासिर कर दिया था, लेकिन बाद में जब मस्तान शाह की पीरी का पर्दा चाक हुआ और हकीकत खुलकर मेरे सामने आई तो मुझे ये एक शोबदे से ज्यादा कुछ न लगा। हकीकत का अहवाल मुनासिब मौके पर बयान किया जाएगा। हम अपनी बारी आने पर पीर मस्तान शाह के सामने जाकर बैठ गए। कमरे के बैरूनी दरवाजे की जानिब हमारी पुश्त थी। पीर साहब थोड़ी देर तक बगौर हमारा जायजा लेते रहे, फिर आंखें बंद करके खामोशी इख्तियार कर ली। शायद वो मुराकबे में चले गए थे। तकरीबन 2 मिनट के बाद उन्होंने आंखें खोल दी और हक हू का नारा मारते हुए मेरी आंखों में झांकने लगे। फिर गूंजदार आवाज में दरियाफ्त किया, बोल बच्चा, क्या मांगता है? मैंने भी जवाबन उनकी आंखों में देखते हुए सफाक लहजे में कहा, बच्चा पीनो मांगता है। मेरे जवाब से पीर साहब को एक झटका सा लगा और उन्होंने हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात से आंखें सकोड़ कर मेरी जानिब देखा और दूसरे ही लम्हे अपने चेहरे की बदलती हुई कैफियत पर काबू पा लिया और खामोश नजरों से मुझे घूरने लगे। कोई नामुमकिन चीज मांग ली है बच्चे ने पीर साहब? चिरागदीन ने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। पीर मस्तान शाह को जैसे होश सा आ गया। मुझे यकीन हो गया कि वो पीनों के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। उन्होंने चिरागदीन के सवाल को नजरअंदाज करते हुए एक दीवानगी आमेज कहकहा लगाया, फिर बदस्तूर मेरी आंखों में देखते हुए कहा,
पीनो पीनो मैनो तेनो। एक लम्हे को रुककर मजीद कहा, हाँ वो तीनों उड़ गईं, तीनों समतों में। अब तुम चौथी समत में जाओ। नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। पीर मस्तान ने फिर आंखें बंद कर ली। मुझे उनकी इस बेहुदा हरकत पर गुस्सा आ गया। मैंने तेज लहजे में कहा, मेरा नाम मलक सफदर हयात है, मैं पीनों को तलाश कर रहा हूँ। वो जुमेरात की शाम के वक्त अल्लाह रखी के साथ तुम्हारे पास आई थी, कोई तावीज शावीज लेने, बस उसी वक्त से गायब है। अल्लाह रखी? पीर मस्तान ने जेर लब दोहराया, फिर आंखें खोल दी। मैंने देखा उसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। मुझे उनकी आंखों में हैरत और खौफ के मिले जुले साए लहराते नजर आए। वो फटी हुई आवाज में बोले, अल्लाह रखी, तुम यहाँ इस वक्त क्यों आई हो? हम दोनों ने गैर इरादी तौर पर एक साथ पीर फरतूत की नजरों का ताकुब किया और मुड़कर अपने अकब में देखा। दरवाजे में अल्लाह रखी खड़ी थी। मैंने पहली ही नजर में उसे पहचान लिया था, मगर वो अभी तक मुझे पहचान नहीं पाई थी। एक तो कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी थी, दूसरे उस वक्त मैं सादा लिबास में था। फिर उसी वक्त बाहर से दो आदमियों के आपस में झगड़ने की आवाज आने लगी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो दस्तों गिरे हों। वो बाआवाज़ बुलंद गालम गलोच कर रहे थे। फिर मुझे दरवाजे में यक चशम खंडी की झलक दिखाई दी। वो किसी नौजवान से उलझ रहा था। मैंने उस नौजवान को पहचान लिया। वो मेरे ही थाने का एक चाको चौबंद कांस्टेबल था। मैं समझ गया कि एएसआई अमीर बख्श ने उसे अल्लाह रखी की निगरानी पर मामूर किया था और वो इस आफत की परकाला का ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुंचा था। उस कांस्टेबल का नाम तुफैल था। अल्लाह रखी इस दौरान में हक्का बक्का खड़ी सूरत हाल पर गौर करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं बिजली की सी सूरत के साथ उठकर खड़ा हो गया, फिर एक जोरदार लात पीर साहब के रुख मुबारक पर रसीद कर दी। इसके साथ ही मैंने अपने रिवॉल्वर से एक फायर भी कर दिया। इसी दौरान में चिरागदीन ने आगे बढ़कर तुफैल की मदद की तो वो तनोमंद यक चशम मुस्टंडे खंडी पर काबू पाने में कामयाब हो गए। मेरी लात खाने के बाद मस्तान शाह की सारी मस्ती हिरन हो गई थी और वो उलटकर पीछे की तरफ गिरा था। उसका सर जोरदार आवाज के साथ दीवार से टकराया और उसे बंद कमरे में सितारे नजर आने लगे। इस अफरा तफरी में उसका तहबंद भी खुल गया था और वो नीम तारीकी में अपनी बची कुची इज्जत को समेटने के लिए हाथ पांव चला रहा था। थोड़ी ही देर के बाद डेरे के चारों तरफ फैले हुए 8 सादा लिबास पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। उन्होंने फायर की आवाज सुन ली थी। इतनी भारी नफरी को अपने आस्ताने पर रेड करते हुए देखकर डब्बा पीर मस्तान शाह के 14 तबक गुल हो गए। पीर मस्तान शाह, उसके चेले खंडी और अल्लाह रखी को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया था। फिर मैंने चिरागदीन के साथ मिलकर पूरे आस्ताने की खाना तलाशी ली। वहां कुल 3 कमरे थे। एक बड़ा हाल नुमा कमरा मस्तान शाह के दरबार के तौर पर इस्तेमाल होता था, जहां हमने किबला पीर साहब की दुर्गत बनाई थी। उस बड़े कमरे के पहलू में एक छोटा कमरा था, वो पीर साहब का बेडरूम था। तीसरा कमरा अहाते की बैरूनी समत में था, जहां यक चशम खंडी का क्याम था। हमने पूरे आस्ताने की एक एक चीज को उलट पलट कर देख लिया, मगर परवीन उर्फ पीनो का कोई नामो निशान ना मिल सका। आखिरकार हम जेर हिरासत अफराद को लेकर थाने आ गए। वापसी से पेशतर मैंने सिपाहियों को आस्ताने की निगरानी के लिए वहीं छोड़ दिया था। जब हम थाने पहुंचे तो रात के 8 बज रहे थे। अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, मगर यूं महसूस होता था जैसे आधी रात बीत चुकी हो। सर्दी अपने शबाब पर थी और पूरे इलाके में हू का आलम तारी था। मैंने गिरफ्तार शुदगान को हवालात में डाल दिया। एएसआई नजाकत शाह लाहौर से वापस आ गया था। मेरे पूछने पर उसने साजिद के बयान की तस्दीक कर दी। अब साजिद को हवालात में बंद रखने की जरूरत नहीं रही थी। उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी। पीनो के अगवा से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। वो मेरा शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चू अब भूल कर भी उस सिनेमा का रुख ना करना। वो झींप गया, फिर तेज तेज कदम उठाते हुए वहां से चला गया। आज मतला साफ था, चारों तरफ खुशगवार धूप फैली हुई थी। मैं जब थाने पहुंचा तो दिन के 11 बज रहे थे। गुज़िश्ता रात मैं 2 हट्टे कट्टे कांस्टेबलों की ड्यूटी लगा आया था कि वो हवालातियों पर कुछ मेहनत करें। सुबह होने से पहले ही उनकी मेहनत रंग ले आई थी। वो ऐसे ही जल्लाद थे, पत्थर भी उनके सामने बोलने लगते थे। मुरगन गजाएं खाने वाला चरबीला पीर कहाँ तक मजाहमत कर सकता था। उसे अपने काले करतूतों का एतराफ करते ही बनी। उसके एतराफ का खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पीर मस्तान शाह एक तवील अरसे से सादा लोगों को बेवकूफ बना रहा था।
لوگ اس کے شعبدوں کو اس کی روحانی قوتوں سے تعبیر کرتے اور اس کے مرید ہو جاتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، نہ ہی گھر گھر ٹی وی، ڈش اینٹینا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کا رواج تھا۔ اس لیے گاؤں دیہات کا عام آدمی بڑی آسانی سے بے وقوف بن جاتا تھا۔ مستان شاہ کے شاطر ذہن نے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے چوچکے ایجاد کر لیے تھے۔ وہ انڈوں میں سے بالوں کے گچھے، سوئیاں اور مسور و ماش کی دال برآمد کرتا، اخروٹ اور بادام میں سے تعویذ نکالتا اور اپنے پاس آنے والے پریشان حال لوگوں کو یہی تاثر دیتا کہ اس نے اپنے علم کے زور سے جادو ٹونے کا اثر زائل کر دیا۔ لوگ بآسانی اس کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ در حقیقت وہ بادام و اخروٹ کو توڑ کر اس میں سے مغز کو علیحدہ کر لیتا تھا۔ اس کام میں وہ بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتا اور اس کی کوشش ہوتی کہ بادام یا اخروٹ 2 پیس میں ٹوٹے۔ بعد ازاں وہ خود ساختہ تعویذ 2 حصوں کے درمیان رکھ کر انہیں گوند سے جوڑ دیتا۔ اس طرح وہ مختلف انڈے بھی تیار کر لیتا تھا۔ انڈے کے چھلکے میں کسی نوکدار چیز سے چھوٹا سا سوراخ کرنے کے بعد اس سوراخ کے راستے مختلف قسم کے بال اور سوئیاں دالیں انڈے کے اندر داخل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پھر وہ سرنج کی مدد سے اپنی مرضی کا رنگ بھی اسی سوراخ سے انڈے کے اندر انجیکٹ کر دیتا۔ بعد ازاں سوراخ کو گوند سے بند کر دیتا اور انڈے کو بوائل کر لیتا، جس سے انڈے کے اندر پائے جانے والی زردی اور سفیدی سخت ہو کر جم جاتی۔ ان تیار شدہ انڈوں پر وہ مختلف مکروہ جانوروں کی شبیہ بنا لیتا۔ اس کے بعد سارا ہاتھ کی صفائی کا کھیل تھا۔ تیار شدہ انڈے، بادام اور اخروٹ اس کے سامنے رکھی ہوئی صندوقچی کے ایک خفیہ خانے میں موجود ہوتے تھے۔ وہ سائلوں کے لائے ہوئے انڈے یا بادام یا اخروٹ پر قلم کاری کرنے کے دوران میں اسے اپنے تیار کردہ انڈے یا بادام یا اخروٹ سے تبدیل کر دیتا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستان شاہ نے اپنی بے لگام شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض معصوم لڑکیوں اور عورتوں کو بھی ہوس کا نشانہ بنا دیا تھا۔ پینو اس کا 7واں شکار تھی۔ پینو سے پہلے بے آبرو ہونے والی لڑکیوں میں سے بعض نے صدائے احتجاج بلند کرنے کی کوشش کی تو خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیے گئے تھے۔ ایک آدھ نے تو پیر صاحب کے کرشموں کے روب کے سبب احتجاج تو کیا، قسم قسم کی مزاحمت بھی نہ کی اور اس ظلم کو اپنی تقدیر سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ پینو ان 6 لڑکیوں کے برعکس ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف یہ کہ پیر صاحب کے مذموم عزائم کے خلاف پرچم احتجاج بلند کیا، بلکہ الٹا اسے سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ مجبوراً پیر صاحب نے پینو کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس شیطانی کھیل میں کھنڈی اور اللہ رکھی کا کردار مستان شاہ کے ایجنٹوں کا سا تھا۔ وہ شکار گھیرنے پر مامور تھے۔ اللہ رکھی جانتی تھی کہ چودھری رب نواز ہاتھ دھو کر پینو کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پینو چودھری کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ وہ کنویں سے 2 روز پیشتر گھر کی لپائی کے لیے چھپڑ میں سے مٹی نکالنے گئی تو وہاں اس کی ملاقات اللہ رکھی سے ہو گئی۔ اللہ رکھی نے مناسب موقع جان کر پینو کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی اور اسے راہ دکھائی کہ وہ چھوٹے چودھری سے پیچھا چھڑانے کے لیے پیر مستان شاہ سے جادو اثر والا تعویذ لے لے۔ ساتھ ہی اس نے پیر صاحب کی ڈھیروں تعریفیں بھی کر دیں۔ پینو نے سوچنے کی مہلت لی اور آخر کار اللہ رکھی کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ ہر صورت میں رب نواز سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اللہ رکھی نے مستان شاہ کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا۔ جمعرات کی شام کو جب وہ وہاں پہنچی تو دھمال اپنے عروج پر تھی۔ اللہ رکھی پینو کو بڑے حال میں لے جانے کی بجائے سیدھا مستان شاہ کے حجرے میں لے گئی، پھر ابھی آئی کا کہہ کر وہاں سے کھسک گئی۔ مستان شاہ نے پینو کی پپتاز سننے کے بعد شرافت کا لبادہ اتار پھینکا اور اپنے ہتھ کنڈے پر اتر آیا۔ پینو اس کے عزائم کی تکمیل کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ مزید برآں اس نے پیر صاحب کا پول کھولنے کی دھمکی بھی دے دی۔ مستان شاہ نے کھیل بگڑتا دیکھا تو گلا گھونٹ کر پینو کا کام تمام کر دیا۔ کل جب میں نے اللہ رکھی سے ملاقات کی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ پینو اس کے ساتھ تعویذ لینے مستان شاہ کے پاس گئی تھی تو میں نے اللہ رکھی پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس کے بیان کی تصدیق کے لیے میں پیر صاحب سے بھی ضرور ملوں گا، مگر اسے توقع نہیں تھی کہ میں اسی شام یہ قدم اٹھا لوں گا۔ وہ اپنی دانست میں پیر صاحب کو میری متوقع آمد سے مطلع کرنے گئی تھی تاکہ وہ پینو کے سلسلے میں محتاط ہو جائیں، مگر اس کے وہاں پہنچتے ہی پاسا پلٹ گیا تھا۔ میں نے مستان شاہ کی نشاندہی پر پینو کی لاش برآمد کر لی۔ اسے نہر کے اندرونی حصے میں پل کے قریب ریت میں دبایا گیا تھا۔
سردیوں میں عام طور پر نہروں میں پانی بہت کم ہو جاتا ہے، بس نہر کے وسط میں پانی ایک لکیر کی مانند بہتا رہتا ہے، جبکہ دونوں کنارے خاصے اندر تک خشک ہی رہتے ہیں۔ میں نے پینو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے ہسپتال بھجوا دیا اور تمام قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مستان شاہ، کھنڈی اور اللہ رکھی کے خلاف چالان تیار کر لیا۔ تینوں نے اپنے جرائم کا اقبال کر لیا تھا، لہٰذا کسی قسم کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ کیس اپنی جگہ بہت مضبوط تھا، وہ تینوں کسی بھی صورت نہیں بچ سکتے تھے۔ دوسرے روز یعنی سوموار کو میں نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ابتدائی کارروائی کے بعد ان تینوں پر فرد جرم عائد کر کے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ عدالت میں وہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے تیسری یا چوتھی پیشی پر ہی انہیں سزا سنا دی گئی تھی۔ مستان شاہ کو قتل عمد کے جرم میں عمر قید اور 30 کوڑوں کی سزا ہوئی تھی، جبکہ کھنڈی کو اعانت جرم اور اخفائے جرم کے تحت 5 سال قید بامشقت اور اللہ رکھی کو 2 سال قید محض ہوئی تھی۔ پروین عرف پینو کی تدفین کے ٹھیک 1 سال بعد اس کی قبر کے پہلو میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ساجد کی قبر تھی۔ پینو کو پیش آنے والے واقعے کے بعد سے ساجد چارپائی سے لگ گیا تھا۔ ہر قسم کے علاج معالجے کے باوجود بھی وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹروں نے سینے کی ٹی بی بتائی تھی اور اس موذی مرض نے آخر کار اس کی جان لے لی اور وہ اپنی محبوبہ کے پڑوس میں جا بسا۔ حق مغفرت کرے، عجب قسم کا عاشق تھا۔